नमस्कार दोस्तों, हम जो है इन्वायरमेंट पीटी 365 डिस्कशन कर रहे हैं विजन आईएएस का। ठीक है, इसमें हमने 2 टॉपिक पहले कवर कर लिया है। तीसरा है हमारा पॉल्यूशन से संबंधित इंटरनेशनल कन्वेंशन और ट्रीटी क्या क्या हुआ। तो इसमें पहला पॉइंट है कि 2025 में कॉन्फ्रेंस हुआ है बेसेल, रॉटरडम और स्टॉकहोम कन्वेंशन के। तो ये 3 जो है कन्वेंशन हुए, बेसेल कन्वेंशन, रॉटरडम कन्वेंशन और स्टॉकहोम कन्वेंशन। बेसेल कन्वेंशन का ये 17th कन्वेंशन था, रॉटरडम का 12th था और स्टॉकहोम कन्वेंशन का भी 12th था। और ये हुआ कहाँ पे? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। तो इसके पहले जो है हम जो इसके आउटकम क्या हुए इस कन्वेंशन के उसको समझें। पहले समझते हैं कि ये बेसेल कन्वेंशन, रॉटरडम और स्टॉकहोम कन्वेंशन क्या है। तो फर्स्ट जो है बेसेल कन्वेंशन जो है ये है कि कन्वेंशन ऑन कंट्रोल ऑफ ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल। मतलब जो हजार्डस वेस्ट हैं उनका जो है कैसे मैनेजमेंट किया जाए और कैसे डिस्पोजल किया जाए जब उनका ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट होता है। मतलब एक देश से दूसरे देश में जब मूवमेंट होता है तो उसके मूवमेंट से संबंधित जो है गवर्नेंस की बात करता है, रूल्स की बात करता है। इसको अडॉप्ट किया गया था मार्च 22 में 1989 में बेसेल, स्विट्जरलैंड में। इंडिया इसकी पार्टी है। स्कोप क्या है कि इसमें रेंज ऑफ हजार्डस प्रोडक्ट्स जो कि आइडेंटिफाई किए गए हैं उसके ओरिजिन के हिसाब से, कंपोजिशन के हिसाब से और कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से। इसमें 4 कैटेगरी और भी ऐड किया गया है, जैसे अदर वेस्ट के रूप में, जैसे कि जो वेस्ट हाउस होल्ड सर्टेन प्लास्टिक्स वगैरह से निकलते हैं उनको भी इसमें इंक्लूड किया गया है। जब ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट होता है वेस्ट का तो हमको क्या चाहिए? प्रियर परमिशन चाहिए, प्रियर इन्फॉर्म कंसेंट चाहिए। उसके बाद ही जो है ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट होता है वेस्ट और हजार्डस प्रोडक्ट का। नया फोकस एरिया क्या है इसमें कि अब इसमें टेक्सटाइल वेस्ट, शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री से जो जनरेट होते हैं वेस्ट प्रोडक्ट उसको भी इंक्लूड कर लिया गया है, जो कि पहले हांगकांग कन्वेंशन के अंतर्गत जो है में इंक्लूडेड था। इसमें जो है रेडियो एक्टिव्स वेस्ट जो होते हैं वो एक्सक्लूडेड है, मतलब वो इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। और साथ साथ जो शिप वगैरह से जो है रेडियो एक्टिव केमिकल्स वगैरह निकलते हैं, वेस्ट निकलते हैं, वो जो है इसके अंतर्गत जो है वो कवर नहीं है। उनके मतलब वो जो है दूसरे किसी जो है कन्वेंशन के में कवर्ड है, इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट है उनको कवर करने के लिए। तो ये हुआ हमारा बेसेल से संबंधित। दूसरा रॉटरडम कन्वेंशन है, जो कि प्रियर इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्रोसीजर का है फॉर सर्टेन हजार्डस केमिकल एंड पेस्टिसाइड इन इंटरनेशनल ट्रेड। अगर इंटरनेशनल ट्रेड होता है, कुछ केमिकल्स और हजार्डस पेस्टिसाइड्स होते हैं, उसको जो है ट्रेड से पहले प्रियर इन्फॉर्मेशन कंसेंट चाहिए। इसे जो है 2004 में इन्फोर्स किया गया था और इंडिया जो है इसका मेंबर हुआ 2006 में। इसके पास 4 एनेक्चर हैं विथ 3rd एनेक्चर हैविंग लिस्ट ऑफ बैंड केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स। मतलब 4 एनेक्चर में जो तीसरा एनेक्चर है उसमें जो केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स बैंड हैं उनका जो है नाम लिस्टेड है, इंक्लूडेड है। ऑब्जेक्टिव क्या है इस कन्वेंशन का कि प्रमोट शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड कोऑपरेशन एफर्ट्स अमंग पार्टीज इन द इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ सर्टेन हजार्डस केमिकल। तो जो है मतलब जो है एक तो शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करती है, कोऑपरेटिव एफर्ट्स की बात करती है। जो भी इसके मेंबर्स हैं वो इंटरनेशनल ट्रेड में होने वाले हजार्डस और केमिकल वेस्ट का जो ट्रेड होता है उससे संबंधित कोऑपरेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता है। कवर क्या है कि बैंड और सीवियरली रिस्ट्रिक्टेड पेस्टिसाइड्स एंड इंडस्ट्रियल केमिकल इसमें बैंड है। प्रोसीजर क्या है कि क्रिएट अ लीगली बाइंडिंग ऑब्लिगेशन, मतलब इस तरीके से इन्फोर्स करने के लिए जो है एक लीगली बाइंडिंग ऑब्लिगेशन देता है। लेकिन इसमें क्या है, डज नॉट बैन केमिकल्स बट प्रमोट्स इन्फॉर्म्ड डिसीजन। ये केमिकल को बैन नहीं करता है, लेकिन क्या है कि जो भी हजार्डस केमिकल वेस्ट वगैरह जो होंगे उनका अगर इंटरनेशनल ट्रेड होता है तो इन्फॉर्म्ड जो है डिसीजन होना चाहिए। इस कन्वेंशन में ये चीज़ की बाध्यता देता है, मतलब ये जो है आपको लीगल बाइंडिंग है। स्टॉकहोम जो कन्वेंशन है वो क्या परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट से संबंधित है। ये 2001 में अडॉप्ट किया गया था स्टॉकहोम, स्वीडन में। 2004 में इन्फोर्स किया गया था और इंडिया जो है इसको 2006 में एक्सेप्ट किया है, रेटिफाई किया है। ऑब्जेक्टिव क्या है कि प्रोटेक्ट हेल्थ एंड इन्वायरमेंट फ्रॉम द लास्टिंग केमिकल्स एक्यूमुलेटिंग इन ह्यूमन एंड वाइल्ड लाइफ। मतलब जो केमिकल्स जैसे बायो एक्यूमुलेशन के माध्यम से जो बायो मैग्नीफाइंग चाहे बायो एक्यूमुलेटेड केमिकल्स होते हैं जो इन्वायरमेंट में बहुत लंबे समय तक रहते हैं, तो वैसे केमिकल्स से संबंधित जो है हेल्थ और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है ये स्टॉकहोम कन्वेंशन जो है वो आया था परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट से संबंधित। तो ये हुआ तीनों को एक तरीके से हमने ब्रीफ में समझा। अब जो है रिसेंट जो कन्वेंशन हुआ है उसमें क्या निकल के आया है, तो इसमें ज्वाइंट कमिटमेंट हुआ है कि इन्हेंस कोलैबोरेशन विथ अदर इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट्स एंड इनिशिएटिव। मतलब और जो इन्वायरमेंट के एग्रीमेंट और इनिशिएटिव हो रहे हैं उसके साथ ये तीनों जो है कन्वेंशन मतलब कोलैबोरेट करके चलेंगे। बेसेल कन्वेंशन का ये 7वां जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी समिट था। इसमें जो है टेक्निकल गाइडलाइंस को कुछ अपडेट किया गया है
जिससे कि परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट के कंट्रोल को और भी मैनेज किया जा सके। न्यू स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट किया गया है 2025 से 31 तक के लिए। और ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ द टेक्सटाइल वेस्ट, पहले जो है टेक्सटाइल वेस्ट इसमें इंक्लूड नहीं था, अब इसको टेक्सटाइल वेस्ट भी इंक्लूड कर लिया गया है बेसल कन्वेंशन में। रोटरडैम कन्वेंशन की बात की जाए तो ये इसका 12वां समिट था। 2 नए केमिकल्स जो है इसके एनेक्स 2 में एनेक्स 3 में ऐड किए गए हैं, उसमें कार्बोसल्फन जो कि एक पेस्टिसाइड है और फेंथियन, ताकि जो है इनसे संबंधित जो है कुछ गाइडलाइंस आ जाए। 2026-27 के लिए कंप्लायंस कमेटी वर्क प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया है। तीसरा जो है स्टॉकहोम कन्वेंशन, जिसका जो है 12वां कन्वेंशन ऑफ द पार्टी जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी जिसको बोलते हैं वो हुआ समिट हुआ। इसमें क्या है, एडिशन टू एनेक्स ए में जो है क्लोरोपायरीफोस एक पेस्टिसाइड्स है उसको ऐड किया गया, एंड 2 ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रियल केमिकल लॉन्ग चेन परफ्लोरोकार्बोक्सिलिक एसिड और मीडियम चेन क्लोरिनेटेड पैराफिन जो है उसको ऐड किया गया है एनेक्स 1 में। इसमें क्या अल्ट्रावायलेट यूवी 328 अमेंडेड किया गया है, जिसके मतलब इसमें कुछ एग्जाम्पशन दे दिया गया है कि यूवी 328 जो है वाटर सील, टेप, एडहेसिव और कोटिंग में जो है, और चाहे एयरक्राफ्ट की कोटिंग वगैरह में जो है इसका यूटिलाइजेशन किया जा सके, तो इससे संबंधित कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है, तो यूवी 328 क्या होता है कि ये ग्रुप ऑफ केमिकल उस टाइप के केमिकल से बिलोंग करता है जिसमें जैसे कि फिनोल बेंजोट्रायोजोल मतलब जो है उस ग्रुप के मतलब जो केमिकल से बिलोंग करता है, कॉमनली यूज्ड एज ए यूवी स्टेबलाइजर इन प्लास्टिक्स, कोटिंग्स, पेंट्स एंड अदर इंडस्ट्रियल मटेरियल। मतलब जो है प्लास्टिक्स, कोटिंग, पेंट, अदर इंडस्ट्रियल मटेरियल में होने वाले जो है फिनोलिक बेंजोट्रायल जो मतलब केमिकल है, बीजीटेस जिसको बोलते हैं, तो उस ग्रुप के मतलब जो है केमिकल से ये मतलब अटैच है, जिसका एक्चुअली में मेन काम है कि यूवी को स्टेबलाइज करना, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को स्टेबलाइज करना। तो ये हुआ कुछ अमेंडमेंट जो कि इन तीनों कन्वेंशन में किए गए हैं उनका बेसिक। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मिनीमाता कन्वेंशन से संबंधित। इसका जो कन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी 6 जो हुआ है मिनीमाता कन्वेंशन का, जो कि मरकरी से संबंधित है, ये भी जिनेवा में ही हुआ है। की आउटकम्स क्या निकल के आए हैं कि सिग्नेटरी नेशन एग्री टू फेस आउट मरकरी बेस्ड डेंटल एमालगम्स बाई 2034। मतलब जो दांत के एमालगम्स के लिए, मतलब जो है दांत तरीके से दांत में कुछ पेस्ट करने के लिए जो मरकरी की यूज की जाती है, उसको 2034 तक जो है उसको फेस आउट कर देना है, मतलब जो है इसको यूज नहीं करना है। एग्रीज टू स्टेप अप ग्लोबल एफर्ट टू एलिमिनेट मरकरी एडेड स्किन लाइटनिंग प्रोडक्ट। जैसे हम स्किन में जो है लाइटनिंग के लिए क्रीम वगैरह, फेस क्रीम वगैरह यूज करते हैं, उसमें भी मरकरी यूज होता है, तो उसको भी फेस आउट करना है धीरे धीरे, ग्लोबल एफर्ट्स टू एलिमिनेट इट। फिर तीसरा है कि स्ट्रेंथन एक्शन ऑन आर्टिसनल एंड स्मॉल स्केल गोल्ड माइनिंग्स। देखिए गोल्ड माइनिंग्स वगैरह में भी ना एमालगमेशन के लिए ना ये मरकरी का यूज होता है, तो उसको भी धीरे धीरे जो है उससे संबंधित जो है एक्शन को जो है और स्ट्रेंथन करना है कि उसको और रेगुलेट किया जा सके। मिनीमाता कन्वेंशन ऑन मरकरी ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है इसका? एक तो ये लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है, 2013 में जो है ये साइन किया गया था और 2017 में जो है इफेक्टिव हो गया। कहाँ किस चीज़ से प्रोटेक्शन के लिए है? तो मरकरी से प्रोटेक्शन के लिए है। ओरिजिन क्या है कि एक मिनीमाता बे है जापान में, ठीक है, वहाँ पर ये सिवरली जो है मरकरी पॉइजनिंग वाला जो है केस इशू होकर आया था, तो उसके बाद से जो है मरकरी को लेकर के जो है मतलब प्रिवेंशन से और कंट्रोल से लेकर के ये कन्वेंशन स्टार्ट किया गया था। इसके मेंबर 153 इसके मेंबर हैं, इंडिया भी इसका पार्ट है। सेक्रेटरीट कहाँ पे है? यूनाइटेड नेशनल एनवायरमेंटल प्रोग्राम जो है प्रोवाइड सेक्रेटरीट सपोर्ट एडिंग इम्प्लीमेंटेशन एंड कंप्लायंस। मतलब एक तरीके से UNEP जो है इसको सेक्रेटरीट सपोर्ट प्रदान करता है और इम्प्लीमेंट और कंप्लीमेंट से संबंधित जो है जो बेसिक सपोर्ट चाहिए वो भी इसी के थ्रू मिलता है। मरकरी के बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं कि मरकरी जो है ना एक मेटल है जो कि नेचुरली जो है मिलता है किसके थ्रू? वेदरिंग ऑफ रॉक्स, मतलब रॉक्स वगैरह जो है उसके इरोजन से, वोल्केनिक इरप्शन से। ये जो है हेवी सिल्वर वाइटी ट्रांजिशन मेटल होता है और केवल जो नॉन मेटल्स हैं उसमें लिक्विड फॉर्म में मरकरी ही अवेलेबल है एट रूम टेम्परेचर। मतलब रूम टेम्परेचर पर मरकरी जो है वो हमको लिक्विड फॉर्म में मिलता है। अदर सोर्स क्या है इसके ओरिजिन के? तो कोल एश, कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स, गोल्ड माइनिंग, यहाँ से भी जो है मरकरी जो है एमिशन होता है, निकलता है। यूजेस है इसके ज़्यादातर जो है थर्मोमीटर्स में यूज होते हैं, बैरोमीटर्स में यूज होते हैं, फ्लोरेसेंट लाइटिंग, सर्टेन बैटरीज एंड डेल्टन एमालगम्स में यूज होते हैं। टॉक्सिसिटी ये है कि ये जो है मरकरी जब एमिट होता है तो वो हाईली टॉक्सिक जो होता है मिथाइल मरकरी में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि जो है एक तरीके से बायो एक्यूमुलेशन ये होता है कि मान लीजिए कोई कहीं पे अगर मरकरी का कंसंट्रेशन है, फिर ये जो है जो मतलब ये मान लीजिए कोई प्लांट्स है, अब इसको कोई फिश खाया
तो ये जो है मरकरी उस फीस में ट्रांसफ़र हो गया। फिर फीस से मान लीजिए कोई दूसरा अगर इसका जो है ऊपर का जो है अगर कोई ट्रॉफिक लेवल का एनिमल खाता है तो फिर वो जो है मरकरी इसमें ट्रांसफ़र होता है। मतलब मरकरी जो है फूड चेन में एक स्टेज से दूसरे स्टेज तक जो है ट्रांसफ़र होता रहता है मिथाइल मरकरी के रूप में। तो इसको हम बोलते हैं बायो एक्यूमुलेशन। तो ये बायो एक्यूमुलेशन के रूप में जो है ना मरकरी जो है एक नीचे के ट्रॉफिक लेवल से ऊपर के ट्रॉफिक लेवल तक भी शिफ्ट होता जाता है। ठीक है, सेल फिश एनिमल दैट इट्स फिश, मतलब जो है जो फिश को धीरे धीरे खाते रहते हैं ऊपर के ट्रॉफिक लेवल में वहाँ से शिफ्ट होते जाता है। और जो है मरकरी एक्सपोजर कैन बी हाईली टॉक्सिक, बहुत हाईली टॉक्सिक होता है, अफेक्टिंग द नर्वस सिस्टम, किडनी, स्किन, आइज एंड डाइजेस्टिव सिस्टम एंड इम्यून सिस्टम। तो मतलब जो है एक तरीके से हाईली टॉक्सिक होता है, हमारे नर्वस सिस्टम को, किडनी, स्किन, आइज, डाइजेस्टिव सिस्टम को अफेक्ट करता है, हमारी इम्यूनिटी को अफेक्ट करता है। दूसरा क्या है कि मरकरी का कोई सेफ लेवल नहीं है कि मतलब एक मिनिमम लेवल नहीं है कि यहाँ तक ये सेफ है, मतलब ओवरऑल इंटायरली जो है ह्यूमन बीइंग के लिए है जो है वो हार्मफुल ही है ये। तो ये हुआ मरकरी से संबंधित और मिनीमाता कन्वेंशन से संबंधित हमारा डिस्कशन। नेक्स्ट टॉपिक है अपना ग्लोबल प्लास्टिक पॉल्यूशन ट्रीटी से संबंधित। कंटेक्स्ट क्या है इसका कि इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन कमेटी की एक मतलब एक डिस्कशन हो रहा था कि ग्लोबल प्लास्टिक पॉल्यूशन की ट्रीटी को जो है मतलब जो है एक तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए, लेकिन जो है ये ट्रीटी जो है वो एक तरीके से फेल हो गया, एडजर्न हो गया। तो क्या है कि ग्लोबल प्लास्टिक पॉल्यूशन ट्रीटी क्या है, तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल एसोसिएशन जो कि हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम से संबंधित, तो उसका एक रिजोल्यूशन था कि 2022 में इसको अडॉप्ट किया गया था कि इंड प्लास्टिक पॉल्यूशन टूवर्ड्स एन इंटरनेशनल लीगल बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट। मतलब जो है प्लास्टिक पॉल्यूशन को इंड करना है तो एक तरीके का ग्लोबली जो है एक लीगल बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। और ये जो है मतलब उसकी बाइंडिंग के लिए जो एक कमेटी गठित की गई थी डिस्कशन के लिए, इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन कमेटी, उसने एक डेवलप किया था कि इंटरनेशनली लीगल बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट ऑन प्लास्टिक पॉल्यूशन, और उसमें मरीन इन्वायरमेंट भी इंक्लूडेड है। तो कैसे मतलब जो है प्लास्टिक पॉल्यूशन को लीगली बाइंडिंग किया जाए, साथ साथ जो टेरेस्ट्रियल है और मरीन है दोनों इन्वायरमेंट में प्लास्टिक पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए बोल करके ये बाइंडिंग करने का एक निगोशिएशन चल रहा था। इसमें जो है अप्रोच क्या था कि एक तो कुछ एग्रीमेंट इसमें बाइंडिंग थे और कुछ वॉलेंट्रियस थे। अब इसमें डिसएग्रीमेंट कहाँ से पे आया कि जैसे जो लाइक माइंडेड कंट्रीज़ हैं जैसे कि सऊदी अरबिया, ईरान, कुवैत, बहरीन, चाइना, क्यूबा और इंडिया, इन्होंने रिजेक्ट किया कि किसी भी तरीके का रिस्ट्रिक्शन अगर इसके प्रोडक्शन पे होता है तो हम इसके अगेंस्ट में हैं। ये लाइक माइंडेड कंट्रीज़ मतलब जो है वैसे कंट्रीज़ जिनका इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल इंटरेस्ट जो है वो सिमिलर टाइप का होता है, लाइक होता है। इन द सेंस ये सब क्या है डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, इनको अभी ग्रो करना है। तो इनको अगर ऐसा लगता है कि किसी तरीके से बैन हो जाएगा प्रोडक्शन वगैरह अगर प्लास्टिक का, तो हो सकता है कि इकोनॉमिकली इनको जो है लॉसेस हो, या इन्वायरमेंटल अगर सूटेबल है भी तो उसके लिए फंडिंग जो चाहिए वो फंडिंग अवेलेबल न होने की वजह से ये सब जो कंट्रीज़ हैं लाइक माइंडेड कंट्रीज़ इस जो है प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिए। और कुछ हाई एम्बिशियस पॉल्यूशन जिसको कंट्री बोलते हैं, जो कि पॉल्यूशन प्लास्टिक पॉल्यूशन से मतलब जो है कंट्रोल करने के लिए जो है उनका बोलना है कि प्रोडक्शन पे जो है बैन होना चाहिए या एक लिमिट होना चाहिए कि प्लास्टिक कहाँ तक जो है कितना तक प्रोडक्शन होना चाहिए। ये ऐसे 100 कंट्रीज़ इंक्लूडेड हैं जिसमें यूरोपियन यूनियन और बहुत सारे डेवलप कंट्रीज़ हैं। तो ये हुआ ग्लोबल प्लास्टिक पॉल्यूशन ट्रीटी से संबंधित जो है इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन कमेटी, और वो क्यों फेल हो गया। अगर हम देखें कि प्लास्टिक पॉल्यूशन की ट्रीटी है इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, कब कब जो है इस मतलब जो है प्लास्टिक पॉल्यूशन से संबंधित जो है मतलब नए नए जो है इंस्ट्रूमेंट जो है डिस्कशन के लिए आते गए हैं इन्वायरमेंटल पॉलिसी से संबंधित। तो पहला जो है 1988 में मार्पोल जो कमेटी है कन्वेंशन है, तो फर्स्ट ट्रीटी बैनिंग प्लास्टिक इन शिप बेस्ड डिस्चार्ज। तो शिप जो होते हैं ओशियन वगैरह में उससे संबंधित जो डिस्चार्ज होते हैं अगर उसमें प्लास्टिक है तो उसको बैन करने की बात मार्पोल में किया गया था। फिर 2012 में जो रियो+20 मतलब जो है रियो दी जेनेरियो 1992 में अर्थ समिट हुआ था, उसके 20 साल के बाद जो है हमारा 2012 में फिर से रियो समिट हुआ था, उसको हम बोलते हैं रियो+20। तो उस डिक्लेरेशन में ये माना गया था कि रिकॉग्नाइज्ड मरीन प्लास्टिक पॉल्यूशन एज ए ग्लोबल कंसर्न। तो मरीन प्लास्टिक पॉल्यूशन को ग्लोबल कंसर्न के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया था। 2015 में क्या आया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आया मतलब 2015 से लेकर के 2030 तक जो है इन्वायरमेंट की सस्टेनेबिलिटी के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है अडॉप्ट किए गए थे। इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में से गोल नंबर 12 और गोल नंबर 14.1 जो है वो बताता है कि रिड्यूस वेस्ट, प्रमोट सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड कर्ब मरीन प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो इसमें भी जो है डिस्कशन किया गया था।
फिर 2019 में आया बेसल कन्वेंशन अमेंडमेंट। इसमें बात किया गया कि ब्रॉड प्लास्टिक वेट्स अंडर द ग्लोबल नोटिफिकेशन एंड प्रियर इन्फॉर्म्ड कंसेंट रूल्स। मतलब जो है अगर जैसे उसका संबंधित कुछ ट्रेड वगैरह होता है, जैसे कि हमने बेसल कन्वेंशन पहले डिस्कशन किया, तो उस कैटेगरी में जो है प्लास्टिक वेस्ट को भी इंक्लूड कर लिया गया है कि ताकि अगर इसका जो है कुछ भी ट्रेड वगैरह होता है, ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट होता है, तो उसका प्रियर इन्फॉर्म्ड कंसेंट होना चाहिए। 2020 के बाद से जो है निगोशिएशन चल रहा है ट्रेड एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन से संबंधित। तो ये जो है मतलब जो ट्रेड यूनाइटेड नेशन की जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, वो वो बोलते हैं कि पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि टू प्रमोट प्लास्टिक सब्सटीट्यूट डाटाबेस एंड WTO इनफॉर्मल डायलॉग ऑन प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो मतलब प्लास्टिक पॉल्यूशन से बचने के लिए जो है एक तरीके का इसका सब्सटीट्यूट होना चाहिए, ये डेटा होना चाहिए और इन्फॉर्म डायलॉग होना चाहिए प्लास्टिक पॉल्यूशन से संबंधित चीज़ों को मतलब निगोशिएट करने के लिए और उसको जो है एक तरीके से कंट्रोल करने के लिए। फिर 2022 से 25 में जो है इंटर गवर्नमेंटल निगोशिएशन कमेटी का जो है डिस्कशन चल रहा है। ये जो है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल असेंबली जो है उसके रिसोल्यूशन में मैंडेटेड टू नेगोशिएट ट्रीटी एड्रेसिंग प्लास्टिक लाइफ साइकिल प्रोडक्शन टू डिस्पोजल। तो इसमें जो है निगोशिएशन चल रहा है कि किस तरीके से पॉल्यूशन जो है प्लास्टिक से होता है उसको किस स्टेज से मतलब उसके प्रोडक्शन से लेकर के डिस्पोजल तक के चीज़ों को कैसे रेगुलेट किया जाए, रेगुलेट करने के बाद जो है इसको कंट्रोल किया जाए। तो प्लास्टिक पॉल्यूशन से संबंधित जो है कन्वेंशन इसके पहले जो डिस्कशन हुए हैं उसको हमने समझा, और जो है ये जो ट्रीटी चल रही है ग्लोबल प्लास्टिक पॉल्यूशन ट्रीटी, वो किस तरीके से और किस रीजन से जो है डिसएग्रीमेंट हो गया लाइक माइंडेड कंट्रीज़ में और हाई एम्बिशियस कोलिशन कंट्री में। अब देखते हैं प्लास्टिक पॉल्यूशन से संबंधित कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं। सेवेरिटी के हिसाब से जो है ना प्लास्टिक को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक तो माइक्रो प्लास्टिक जिसका साइज जो है 5 mm डायमीटर से कम है, ठीक है, और दूसरा जो है नैनो प्लास्टिक, उसका जो है 1000 नैनोमीटर से डायमीटर कम है। मतलब ये एक्सट्रीम छोटा पार्टिकल है नैनो प्लास्टिक, और माइक्रो प्लास्टिक जो है 5 mm डायमीटर तक है। ये दोनों की सेवेरिटी ये है कि इतना ये स्मॉल होते हैं कि नेकेड आई से भी नहीं दिखते हैं, और मेरीन पॉल्यूशन में जो है 90% जो है इनका कंट्रीब्यूशन है माइक्रो प्लास्टिक और नैनो प्लास्टिक का। एक्सटेंट क्या है कि 460 मिलियन मीट्रिक टन ऑफ द प्लास्टिक प्रोड्यूस्ड एवरी सिंगल ईयर। मतलब हर साल जो है 460 मिलियन से ज़्यादा जो है माइक्रो प्लास्टिक जो है वो जनरेट हो रहे हैं, जो कि अगर एस्टिमेट किया जाए तो 20 मिलियन इंड अप पॉल्यूटिंग द इन्वायरमेंट, और उसमें जो है 20 मिलियन जो है वो मतलब इन्वायरमेंट को पॉल्यूशन करने में जो है मुख्य भूमिका निभाते हैं। ये जो है डाटा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जो है रिलीज किया गया है। सबसे बड़ी बात है कि जितना प्लास्टिक जनरेट होता है उसका हम केवल 9% ही जो है रिसाइकिल करते हैं। रिमेनिंग जो 91% जो है वो इन्वायरमेंट में डिग्रेडेशन तो होता नहीं है, तो एज इट इज़ जो है वो रह जाता है, और फिर बाद में जो है धीरे धीरे जो है वो हमारे फूड चेन और इन्वायरमेंट को पॉल्यूशन करता है। जो 90% ऑफ द प्लास्टिक ऑन ओशियन सरफेस आर माइक्रो प्लास्टिक। मतलब जो है ओशियन सरफेस पे अगर मिलने वाले प्लास्टिक की अगर हम जांच करें, टेस्ट करें, तो उसमें समझ में आता है कि 90% प्लास्टिक ओशियन सरफेस का वो 5 mm डायमीटर से भी कम है। मतलब अगर 5 mm डायमीटर से कम है तो इजीली जो है वो जो ओशियन बेस्ड जो एनिमल्स हैं जैसे फिश, श्रिम्प्स जो भी है उनके खाने का वो पार्ट हो जाते हैं, उनके फूड का एक हिस्सा हो जाते हैं, और बाद में जो है वही जब फूड चेन का जो ट्रांसमिशन होता है एक फूड स्टेप से दूसरे मतलब जो है ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में, तीसरे ट्रॉफिक लेवल में, तो वो फूड चेन का एक हिस्सा होते हुए बायो एक्यूमुलेशन का कार्य करता है। सोर्स क्या है इस माइक्रो प्लास्टिक्स का? तो बॉटल्स, जो प्लास्टिक्स बॉटल होते हैं, कैप्स, सिगरेट्स, शॉपिंग बैग्स, कप्स, स्ट्रॉस, आई ग्लासेस लेंस, कार के टायर्स एवं पेंट सेट्स फ्रॉम द शिपिंग्स एंड डिस्कार्डेड फिशिंग गियर्स। तो ये सब चीज़ें जो है बेसिकली जो है मेन सोर्स हैं माइक्रो प्लास्टिक्स के, जिसके चलते जो ओशियन जो है माइक्रो प्लास्टिक लेड पोल्यूटेड हो जा रहा है। और कुछ माइक्रो प्लास्टिक्स के बारे में देखते हैं कि क्या है इसके डिटेल्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स इसका देखा जाए तो परसिस्टेंट एंड हाईली मोबाइल है। हाईली मोबाइल इन द सेंस इतना वो माइक्रो होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में इजीली वो मूव करता है, और परसिस्टेंट मतलब कंटिन्यूसली जो है वो इन्वायरमेंट में बना रहता है, कोई डिग्रेडेशन इसका होता नहीं है, इसलिए इसको जो है डिफ़िकल्ट टू रिमूव, मतलब रिमूव करना भी डिफ़िकल्ट काम है। लार्ज सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो, मतलब जो है सरफेस वॉल्यूम के रेशियो में जो है इसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा हो जाता है। अलाउइंग देम टू एब्जॉर्ब मोर कंटेमिनेट्स एंड बिकम प्रोन टू फाउलिंग एक्यूमुलेशन इन द वाटर बॉडीज एंड ओवर टाइम। तो इसके चलते जो है इसका बायो एक्यूमुलेशन चाहे और भी जो मतलब पॉल्यूटेंट है उनको एब्जॉर्ब कर पाना, चूँकि इनका जो है सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाता है वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, तो अदर भी पॉल्यूटेंट जो है वो इजीली एब्जॉर्ब कर लेते हैं और अपने साथ लेकर के चलते हैं, और बाद में जो है वाटर बॉडीज़ में ये ओवर द टाइम एक्यूमुलेट होते हैं। ये वन से संबंधित।
तो माइक्रोप्लास्टिक्स के टाइप्स कितने हैं? तो एक तो प्राइमरी माइक्रोप्लास्टिक जो कि इंटेंशनली मैन्युफैक्चर्ड किया जाता है, ठीक है, जैसे कि प्लास्टिक पेलेट्स यूज इन मैन्युफैक्चरिंग, माइक्रोबीड्स होते हैं, टूथपेस्ट वगैरह, फेस वॉश वगैरह, कॉस्मेटिक्स वगैरह में यूज करते हैं। मतलब ये इंटेंशनली प्रोड्यूस किया जाता है इसको, क्योंकि इसका प्राइमरी मतलब जो है उसका यूज जानते हुए भी कि मतलब उसके बिना अभी उसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं है तो हम उसको यूज करते हैं। तो ऐसे जो है माइक्रोप्लास्टिक्स को हम प्राइमरी माइक्रोप्लास्टिक बोलेंगे। जो सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक है वो क्या है कि जो प्राइमरी माइक्रोप्लास्टिक्स हैं, चाहे जो मेजर प्लास्टिक्स है, उनके ब्रेकडाउन से, फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ द लार्जर प्लास्टिक आइटम, तो उनके ब्रेकडाउन से जो है छोटे छोटे जो है मतलब प्लास्टिक के टुकड़े बनते हैं, बाद में माइक्रो प्लास्टिक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे कि माइक्रोफाइबर्स मेड ऑफ सिंथेटिक फाइबर लाइक पॉलिस्टर और नाइलॉन। तो ये सब चीज़ें जो है मेजर प्लास्टिक से जो है डिग्रेडेशन के बाद जो है वो माइक्रोप्लास्टिक का रूप ले लेते हैं। इम्पैक्ट क्या है ह्यूमन के हेल्थ पे? तो ह्यूमन के अगर ये माइक्रोप्लास्टिक जो है ह्यूमन के ब्लड में भी डिटेक्ट हो चुके हैं, लंग्स और प्लासेंटा में भी डिटेक्ट हो चुके हैं, फूड चेन का ये पार्ट हो जा रहे हैं, और सॉइल में कंटेमिनेशन की वजह से जो है सॉइल की प्रोडक्टिविटी भी जो है वो घटती जा रही है, फर्टिलिटी जो है घटती जा रही है। फोटोसिंथेसिस की एबिलिटी जो है प्लांट की, उसको भी वो रिड्यूस कर दे रहे हैं, कितना 12% तक जो है रिडक्शन हो जा रहा है, और मरीन लाइफ को भी इम्पेक्ट कर रहे हैं, और बायो मैग्निफिकेशन को जैसे हमने डिस्कशन किया उसको भी जो है ये बढ़ा रहे हैं। तो ये हुआ माइक्रोप्लास्टिक से संबंधित कुछ डिटेल्स। अब माइक्रोप्लास्टिक्स को कंट्रोल करने के लिए इंडिया में क्या क्या जो है रूल्स रेगुलेशन है, चाहे क्या क्या जो है स्टेप गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है। तो पहला है इसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016। इस रूल के तहत जो है जो मैन्युफैक्चरर है प्लास्टिक का, उसकी ड्यूटी है कि उस प्लास्टिक वेस्ट को सेफ डिस्पोजल करे। मतलब एक तरीके से एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मतलब जो प्रोड्यूस करेगा वो इसको डिस्कार्ड भी करेगा। तो ये वाले रूल के तहत जो है मैन्युफैक्चरर को ये जिम्मेदारी दी गई है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत। फिर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 क्या बोलता है कि सेग्रीगेशन इकट्ठा करना, रिसाइकलिंग करना और एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसके तहत जो बैंड सिंगल यूज प्लास्टिक को जो है बैन किया गया है 2022 में। सिंगल यूज प्लास्टिक मतलब ऐसे प्लास्टिक्स जिनका वन टाइम यूज होता है। सिंगल यूज मतलब जैसे हम प्लास्टिक का बोतल पानी पीने के लिए यूज करते हैं, हम पानी पिए और उसको डिस्कार्ड कर दिए, फेंक दिए, थ्रो कर दिए, तो वैसे प्लास्टिक जो होते हैं सिंगल यूज प्लास्टिक। पॉलीथीन यूज किए कुछ सामान खरीदने के लिए, सामान खरीदने के बाद हम सामान ले लिए और प्लास्टिक को फेंक दिए, तो वैसे सिंगल यूज प्लास्टिक को 2022 में जो है बैन किया गया है। और साथ ही साथ जो है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के तहत जो है सेग्रीगेशन, रिसाइकलिंग और एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो है मतलब जो है एक तरीके का मैंडेट दिया गया है। फिर बात होता है कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट किया गया है 2021 में उस रूल में, तो इसमें 50 माइक्रोन से कम कि जो प्लास्टिक को जो है वो एक तरीके से बैन कर दिया गया, और 50 माइक्रोन का जो डायमीटर वाला जो प्लास्टिक था जहाँ यूज हो रहा था उसको बढ़ा करके 75 माइक्रोन जो है वो कर दिया गया। कब से? सितंबर 30, 2021 से, और 120 माइक्रोन फ्रॉम द दिसंबर 31, 2022 फॉर द कैरी बैग। तो जो कैरी बैग हम यूज करते हैं अब जो है 120 माइक्रोन का यूज होता है। तो मतलब जो है जो माइक्रो प्लास्टिक वाला जो इशूज़ था उसको एक तरीके से हम प्लास्टिक को टोटली बैन नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो हार्मफुल जो प्लास्टिक था, माइक्रो प्लास्टिक जो फूड चेन का पार्ट हो जा रहा था, उसके डायमीटर को जो है माइक्रोन के रूप में उसके डायमीटर को जो है इन्हेंस किया गया है। जूट पैकिंग को जो है वो मैंडेटरी कर दिया गया है एज ए अल्टरनेटिव प्लास्टिक पैकिंग की। मतलब जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में जो प्लास्टिक पैकिंग के लिए यूज होता था उसको मतलब जो है रिप्लेस करके जूट पैकिंग 2000 एक्ट के तहत जो है उसको रिप्लेस किया गया है। फिर नेशनल प्लास्टिक वेस्ट रिपोर्टिंग पोर्टल जो है एक नेशनल डाटाबेस है, जहाँ पर जो है ये प्लास्टिक पॉल्यूशन से संबंधित, वेस्ट से संबंधित जो है डाटा को अपडेट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। इसके अलावा जो है नेशनल डैशबोर्ड ऑन एलिमिनेशन ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक्स, नेशनल सर्कुलर इकोनॉमी फ्रेमवर्क, ये चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रियल इंडेक्स जो है उसके द्वारा जो है 2024 में रिलीज किया गया था CIA के द्वारा। तो ये जो है मतलब एक तरीके से जो है सर्कुलर इकोनॉमी मतलब जो है रिसाइकलिंग, रीयूज, मतलब इस टाइप का जो सर्कुलर इकोनॉमी होता है, जिसमें हम वेस्ट को जो है मैनेज करते हैं, चाहे वेस्ट को जो रिसाइकल करके उसको फिर से रीयूज, पहले तो हम रिड्यूस करते हैं कि वेस्ट ज़्यादा जनरेट ना हो, फिर उसको रिसाइकल फिर रीयूज के लिए लाते हैं। तो एक तरीके का ये सर्कुलर इकोनॉमी बनता है। और कैसे जो है सिंगल यूज प्लास्टिक को एलिमिनेट किया जाए, ये जो CIA के द्वारा 2024 में जो है इसका फ्रेमवर्क तैयार किया गया था। कुछ रिलेटेड टर्म्स हैं इससे, मतलब इतना डिटेल्स में है, इसको एक बार देख लेते हैं कि बैक्टीरिया आइडियोनेल सेकेनिसिस। तो ये एक टाइप का बैक्टीरिया है जो कि मतलब जो प्लास्टिक को ईट करेगा, प्लास्टिक को ख़त्म करेगा। और कौन सा? खास करके जो है पेट जिसको बोलते हैं, पॉलीएथिलीन टेराफ्थैलेट, एक जो है बॉटल, जो पैकेजिंग बॉटल वगैरह, फूड पैकेजिंग वगैरह, ड्रिंकिंग बॉटल वगैरह में यूज होता है, तो उसको उसके प्लास्टिक्स को ये
बैक्टीरिया एड्यूनेल सकेनेसिस जो है वो ईट करेगा। तो ये एक हुआ इसके संबंधित। दूसरा जो हमने जो पेट जिसका बात किया यहाँ पे, तो ये क्या होता है कि बेवरेज जो बॉटल्स होते हैं, जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह के जो बॉटल्स होते हैं उसमें, और फूड कंटेनर्स बॉटल में इसका यूज होता है। एमंग द मोस्ट कॉमन पॉलीमर्स इन प्लांट टिश्यूज, तो मतलब सबसे कॉमनली यूज किया जाता है। फिर पॉलीस्टीरीन से संबंधित है, तो पॉलीस्टीरीन क्या होता है कि यूज इन डिस्पोजेबल कल्ट्री कप्स ईटीसी, जो डिस्पोजल हम लोग यूज करते हैं प्लास्टिक के कप्स वगैरह, गिलास वगैरह जो, उसमें ये पॉलीस्टीरीन यूज होता है। एंड एमंग मोस्ट कॉमन पॉलीमर्स इन द प्लांट टिश्यू, और कॉमन ये जो है प्लांट टिश्यू में कॉमनली पाया जाता है। फिर क्या है कि पॉलीब्यूटेलिन एडिपेट टेरेप्थेलेट जो है, इसका जो है ये जो है बायोडिग्रेडेबल है, केमिकल फ्री थर्मोप्लास्टिक कोपॉलीमर है, मेड फ्रॉम द रिन्यूएबल सोर्सेस लाइक कॉर्न के स्टार्च से बनता है और शुगर केन से बनता है, ठीक है। और ये जो थर्मोप्लास्टिक्स है आर पॉलीमर्स दैट कैन बी सॉफ्टन, मतलब जो है गर्म करने पर जो है नरम, मतलब सॉफ्ट हो जाते हैं थ्रू हीटिंग बिफोर बिंग प्रोसीड्स एंड देन लेफ्ट टू द कूल एंड हार्डन। तो इसको एक बनाने का तरीका दिया है कि मतलब हीट करने पर जो है सॉफ्ट हो जाते हैं, और फिर जो उसको प्रोसेस कर दिया जाता है, जो साइज में देना चाहते हैं हम उसको दे देते हैं, और उसको छोड़ देते हैं तो ठंडा होकर के हार्ड हो जाता है, वो अपना शेप पकड़ लेता है। लेकिन ये क्या चीज़ है कि ये बायोडिग्रेडेबल है और केमिकल से फ्री है, थर्मोप्लास्टिक से। फिर क्या है, थैलेट्स जो है वो जो है ऑर्थोथैलेट्स और पैथलेट्स इसको बोलते हैं, केमिकली यूज इन प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, जो कि कॉमनली यूज होते हैं प्लास्टिक नेम्ड पॉलीविनिलाइल क्लोराइड में यूज होते हैं, ठीक है। और इसका उपयोग किया जाता है कि जैसे मटेरियल जो टू मेक मटेरियल सॉफ्ट एंड लेस ब्रिटल, तो इसको एज एडिटिव्स यूज किया जाता है कि जो मटेरियल को की ब्रिटलनेस को कम करे और उसके सॉफ्टनेस को बढ़ाए। ये कलरलेस, ऑर्डरलेस, मतलब सुगंध में कुछ स्मेल नहीं आता है, ऑयली लिक्विड होता है, और इसको जनरली हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिसाइजर्स बोलते हैं। तो ये हुआ हमारा कुछ जो है रिलेटेड टर्म्स जो है उसके संबंधित डिस्कशन।